हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आप लोगों को आईसीआर का टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर पेपर करवाने वाला हूँ। मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर करवाया था जो 2016 में हुआ था, फिर जो री एग्ज़ाम हुआ था 2018 जिसका पेपर अभी तक नहीं है, उसके जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इधर उधर से जो पता चले हैं वो मैंने 25 क्वेश्चंस के फॉर्म में अरेंज करके आपके सामने लाया हूँ ताकि आपको रियल क्वेश्चंस का अंदाज़ा लग सके और आप भी अपनी प्रिपरेशन को जज कर सकें। ठीक है, हर क्वेश्चन के बेसिस पे आपको अपनी प्रिपरेशन को जज नहीं करना, मैं आपको वो बताता चलूँगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इस बार के एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है, किस टाइप का क्वेश्चन और किस टाइप का जो क्वेश्चन है इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बार के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। खैर, मैंने इसके एक्चुअल पेपर के लिए आरटीआई फाइल कर दिया है ऑनलाइन, और जैसे ही अगर कुछ इससे रिस्पांस आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मुझसे जितना बन पड़ रहा है कि मैं आपको पूरा एक्चुअल फील देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको जो आईसीआर का टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। मेक श्योर इस वीडियो में टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का। जैसे ही कंप्लीट होगा आपको अगला वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर का मैं कोशिश करूंगा, अगर और क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं आपके लिए अरेंज करके एक प्रैक्टिस सेट बना के ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, और एक्चुअल में इस टाइम जो है वीडियो आने वाला था सोशल साइंस का, ये टाइम था सोशल साइंस के वीडियो को, जिसमें कि आप लोगों को जो मैंने पहला चैप्टर करवाया फ्रेंच रेवोल्यूशन उसके क्वेश्चंस मैं आपको एमसीक्यू देने वाला था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग गया तो इस वजह से सोचा मैंने कि आपको पहले प्रीवियस ईयर पेपर करवा देते हैं। और ये वाला जो वीडियो है आपका एमसीक्यू वाला, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ये आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। और फिर हम लोग जो है अपना अगला चैप्टर भी कल ही देखेंगे सोशल साइंस का, साथ ही साथ हम लोग अगला नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर देखेंगे आपका साइंस का, जो कि मेटल्स होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस कब गणतंत्र बना, यानी व्हेन डिड फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पहले ही सेशन, पहला जो हमने सोशल साइंस का चैप्टर किया फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहीं से कि यानी कि फ्रांस जो है रिपब्लिक कब बना। ये मैंने आपको पूरा समझाया था कि पहले फ्रांस जो है मोनार्की था, फिर मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र बन गया। रिपब्लिक का मतलब भी मैंने आपको समझाया था कि जहाँ पे जो हेड होता है स्टेट का वो लोगों के द्वारा ही इलेक्ट होता है। तो ये रिपब्लिक बना था 21 सितंबर 1792, 21 सितंबर 1792। ठीक है, इस पे बेस्ड हम लोग अभी एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन पे बेस्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। जिन लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा वो लोग कर लेंगे इसको सही। अगला क्वेश्चन है, जो आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर। बोरिस गेलफाल्ड, सैडियो माने, मैगस कार्लसन या फिर यहाँ पे मैग्नस कार्लसन हो गया। ठीक है, मैग्नस कार्लसन या फिर पीटर सेडलर। तो मैग्नस कार्लसन का आपने नाम सुना होगा, इनका संबंध चेस से है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सादियो माने। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है। मैंने आज के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप लोगों का इतना बार बार कमेंट आते रहते हैं कि सर इंग्लिश हिंदी दोनों में, हिंदी में भी, इस वजह से मैंने पूरी कोशिश की कि सारे क्वेश्चन जो है आज हिंदी में भी रहेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट कॉज बाई ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। रेबीज, टाइफाइड, कॉलरा, मेनिंजाइटिस। तो रेबीज़ आपने कभी सुना कि कोई पॉल्यूटेड वाटर पी के उसको रेबीज़ हो गया। रेबीज़ तो आपने तब सुना होगा ना, जैसे कि कुत्ते ने काट लिया, ऐसे केसेस में तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। टाइफाइड, कॉलरा आपने सुना होगा। और अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी यहाँ पे डिजीज़ लिखी, मेनिंजाइटिस। अब ये कोई अच्छी डिजीज़ नहीं होती है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि मेनिंजाइटिस आपसे ये पूछ लेता है कि हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के कौन से पार्ट को इफेक्ट करती है। तो ये याद रखना, ब्रेन को इफेक्ट करती है ये। ठीक है, और वायरल होती है। ये वायरल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है और फंगल भी हो सकती है। इसकी खासियत ये है। ठीक है, और अगर हम टाइफाइड, कॉलरा की बात करें तो ये कैसे हैं, वायरल है। ठीक है, रेबीज़ भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, वायरल बीमारी है आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकाइथोलॉजी किससे संबंधित है। इकाइथोलॉजी रिलेटेड टू व्हाट। स्टडी ऑफ बर्ड, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्टडी ऑफ फिश या फिर स्टडी ऑफ स्नेक्स। इसका सही आंसर होगा, इकाइथोलॉजी जो है स्टडी ऑफ फिश से रिलेटेड है, यानी कि मछलियों के अध्ययन को हम इकाइथोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, पहला जो दिया है स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि जो पंछी होते हैं उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। इसको एक एक नोट करते रहिएगा, वैसे तो हम इसको करेंगे साइंस पोर्शन में, लेकिन खैर अभी भी हमको सीखते चलना है चीज़ों को साथ साथ। ठीक है, और अगर हम स्टडी ऑफ स्नेक्स की बात करें तो इसको बोलते हैं हेरपोटोलॉजी, हेरपोटोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवाब के कुशासन के बहाने, हाँ, नवाब के, अंग्रेजों ने, यहाँ पे अंग्रेजों होगा इसके आगे, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था। द ब्रिटिशर्स हैड कैप्चर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसरूल ऑफ द नवाब। तो हुआ क्या था, 1856 के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, लॉर्ड डलहौजी था, और इसकी हड़प नीति बहुत पॉपुलर थी। दो इसने लॉजिक देके मोस्टली जो प्रिंसली
स्टेट्स थे उनको हड़पना चाहा। एक तो ये बोला, एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये आपने सुना ही होगा, ठीक है। और दूसरा ये लाया कि मिस गवर्नमेंट यानी कुशासन, यानी कि इस चीज़ को कह के स्टेट्स को हड़प लेता था कि वो जो वहाँ का राजा है वो ढंग से शासन कर नहीं पा रहा है, इस वजह से अब ये मुझे लाओ। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो आपको पता ही है कि अगर मान लो कि किसी कोई राजा है, उसका कोई पुत्र नहीं है उसके थ्रोन पे बैठने के लिए, तो वो भी जो है हड़प लेगा। कौन? ब्रिटिशर्स हड़प लेंगे। और ये किसकी दोनों नीतियाँ थी? लॉर्ड डलहौजी लाया था 1856, ठीक है। तो जो पहला यहाँ पे कब्जा हुआ था इसके तहत वो अवध था, तब इसको अवध नहीं औध नाम था इसका, औध, ठीक है। और जो मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बताया उसके तहत जो पहला स्टेट कैप्चर किया था ब्रिटिशर्स ने वो सतारा था, सतारा, फिर संबलपुर, फिर जैतपुर, उसके बाद नंबर आता है झांसी का। और इसी वजह से, इसी कारणवश रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम क्या था कमेंट में आप बताएंगे, उनका बचपन का नाम के से चालू होता है, तो उन्होंने जो है 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में बक्सा बाग संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे डैश से खतरा है, तो किस चीज़ से खतरा है? जो वहाँ का बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल का, उसको। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ से ये सीखने को मिली कि जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। ये जीके का पार्ट है। वैसे मैं जीके का भी जल्दी स्टार्ट करूँगा क्योंकि मैं पहले चाहता हूँ कि सोशल साइंस और साइंस जो है हमारे पहले स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट हो रहा है वो कॉपर माइनिंग से हो रहा है, क्योंकि जो बंगाल है, बंगाल में कॉपर माइनिंग बहुत होती है कुछ एरिया में जहाँ पे बक्सा टाइगर रिजर्व है उसके आसपास। इस वजह से जो बक्सा टाइगर रिजर्व है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है वहाँ के जो टाइगर्स कॉपर माइनिंग से, ठीक है। और आज के ही हमने वीडियो में एक साइंस से कॉपर से रिलेटेड कुछ साइंस में पढ़ा था, वो क्या था? CuSO4.5H2O, इसको क्या बोलते हैं कमेंट में बताइए। आज ही हम लोगों ने पढ़ा, W से इसका नाम स्टार्ट होता है, ठीक है। सॉरी, W से नहीं, B से, ब्लू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक मारे, बैक टू बैक 2 सेंचुरीज? यहाँ पे पहला आपका ऑप्शन है रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा। दूसरा शिखर धवन, तीसरा विराट कोहली और चौथा MS धोनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा, ठीक है। रोहित शर्मा जो है, और अभी हाल ही में आपको पता होगा श्रेयस अय्यर ने भी अपने डेब्यू मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर में अपना जो है शतक मारा था। और जो रोहित शर्मा ने ये किया था ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? ये हम लोग सोशल साइंस से पढ़ेंगे, जो हमारा इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है उसमें, ठीक है। तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये होता क्या है? तो ये होता है टोटल वैल्यू एडेड और क्रिएटेड इन एन इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में हमने कितना वैल्यू ऐड किया। जैसे कि मान लो इतना वैल्यू ऐड किया तो इतने से क्या है, इसका साइज़ बढ़ जाएगा हमारी जीडीपी से, समझ रहे हो। जैसे कि ये है जीडीपी और इसको हमने ऐड कर दिया तो हमारी जीडीपी का साइज़ कुछ बढ़ेगा ना। तो यही होता है हमारा जीडीपी, जितना हमने एक तरह से वैल्यू ऐड किया। ये मैंने एकदम सिंपल टर्म्स में समझाया, जब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा और बस हम लोग डीप चले जाएंगे थोड़ा सा ही, क्योंकि हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा डीप नहीं आने वाला है, ठीक है। ऐसे बेसिक चीज़ें आएंगी। अगला है कि 1959 जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? 1859, सॉरी, वेयर वॉज द फर्स्ट जूट मिल सेटअप इन कोलकाता इन 1859, ठीक है। ये प्रिंटिंग टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है। तो 1859 में जो जूट मिल लगी थी वो कहाँ पे लगाई गई थी सबसे पहले? हावड़ा, मेसरा, रिशरा या फिर श्रीरामपुर? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, रिशरा। रिशरा है कहाँ पे? ये वेस्ट बंगाल में है रिशरा। अच्छा, अगर मैं आपसे अभी पूछ लूँ कि ये तो जूट मिल हो गया, पहली कॉटन मिल कहाँ पर और कब स्थापित हुई थी? ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1854 में बॉम्बे में सबसे पहली मिल स्थापित हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये याद रखना आपको फैक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ये हम लोग अब कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर वही कि अगर ये लेक्चर हमने कर लिया तो इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से हैंडल कर लेते। खैर कोई बात नहीं, अभी आज जो हमने साइंस में लेक्चर किया था ना उससे भी एक क्वेश्चन आएगा, अभी देखना। प्योर मेटल्स हैव अ शाइनी सरफेस, मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जो धातुएं होती हैं उनकी जो सरफेस होती है, सतह, वो बहुत चमकीली होती है। ये बहुत हीट के, ऊष्मा के बहुत ही सुचालक होते हैं। लेड और जो मरकरी है, Pb एंड Hg, ये बहुत ही एक्सीलेंट कंडक्टर है हीट के, ठीक है। ऊष्मा के बहुत ही सुचालक, अच्छे सुचालक है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका जो सही आंसर है वो 3 है। क्यों? क्योंकि हमसे गलत पूछा था। पहला, दूसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है वो सही, तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि लेड और मरकरी एक्सीलेंट नहीं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर हम एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट की बात करें तो इसमें पहला नाम आता है सिल्वर का, दूसरा नाम आता है कॉपर का। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि विच इज़ दी एक्सीलेंट
ठीक है, या फिर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो आंसर तुम्हारा सिल्वर होगा। दूसरे नंबर पे कॉपर आता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल कारक संकेतक नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नेगेटिव फैक्टर। सिंपल आपसे पूछ रहा है कि इनमें से इंडिकेटर कौन सा नहीं है, ऑर्गेनिक इंडिकेटर कौन सा नहीं है। फ्लावर्स, रेड कैबेज लीव्स, जर्मेनियम फ्लावर, या फिर ऑरिगेनो लीव्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, ऑरिगेनो लीव्स। एक्चुअल में इंडिकेटर क्या होते हैं, ये एसिड और बेस को, जैसे कि हमने लिटमस आज ही पढ़ा था, ठीक है, तो इसी कैटेगरी में आते हैं ये आपकी जो रेड कैबेज लीव हो गई, ये सारी चीज़ें, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्र जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी। तो इनमें से कौन सी जो बुक है जेम्स मिल्स द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, द ग्रेट म्यूटिनी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, फिर अ पैसेज टू इंडिया। देखो, अब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तुम्हें पता ही होगा, ये मैंने आपको बताया भी कि दादा भाई नौरोजी ने जो है लिखी है, आई थिंक आज ही बताया था, जिसमें कि उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात कही। नहीं, आज नहीं, मैंने सोशल साइंस वाले फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया था, जहाँ पे मैंने जो ल्यूक के हमारे एक राइटर थे, फिलोसफर थे, हम जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे तो उनसे मैंने कंपेयर करवाया था इनको, तो इन्होंने ही पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया लिखी थी। इसका जो सही आंसर होगा आपका जो बुक है ये जेम्स मिल द्वारा, वो है ऑप्शन नंबर सी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया। ठीक है, ऑप्शन है आपके अभिनेन्द्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, द्विजेंद्र नाथ टैगोर, या फिर ज्योतिदानाथ टैगोर। तो ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, अभी मैं वो एक्चुअल फ़ोटो भी दिखाऊंगा। तो इसका आंसर पहले तो जान लो, अवनींद्र नाथ टैगोर है, जिसमें उन्होंने अपनी एक बहुत ही फेमस पेंटिंग बनाई थी 1905 में, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था। उस समय जो है उन्होंने इंस्पिरेशन के लिए भारत माता की एक पोर्ट्रेट बनाई थी, पिक्चर बनाई थी। मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो ये जो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हो, ये है अवनींद्र नाथ टैगोर, और ये इन्होंने जो है पिक्चर बनाई थी भारत माता की 1905 में, जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें लोगों को इंस्पायर करने के लिए इन्होंने ये बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया डिवाइडेड, एंड ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम, या फिर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है, इंडिया डिवाइडेड। अब इसमें दो ही बुक याद रखनी है जो इन ऑप्शंस में है, इंडिया डिवाइडेड और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द इंडिया डिवाइडेड जो है अभी हमने देख लिया, राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी, जो कि हमारे कंट्री के पहले प्रेसिडेंट थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमारे कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। बाकी दो से हमें कुछ लेना देना नहीं है, आप इनको एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि ये फॉरेन राइटर्स द्वारा लिखी गई थी। तो अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। व्हेन डिड सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। 1914, 1918, 1939, या फिर 1945। आंसर इसका सही ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, 1939। 1939 में स्टार्ट हुआ और 1945 में एंड हुआ। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में एंड हुआ। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब अपना सोशल साइंस वाला पार्ट पढ़ेंगे तभी। अभी हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, अभी एक दो लेक्चर बाद ये वर्ल्ड वॉर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंड वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से, निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित यानी स्नो फेड नदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्नो फेड रिवर। अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, स्नो फेड का मतलब क्या होता है। स्नो फेड मतलब कि फेड का मतलब होता है एक तरह से भोजन बोल सकते हो आप, पोषित। ठीक है, यानी कि उसको जो पानी है, अब किसी भी नदी को का पोषण क्या होगा, खाना क्या होगा, पानी। पानी जो है उसको स्नो के थ्रू मिलता है, बर्फ़ के थ्रू। तो क्या वो कावेरी को मिलेगा, नर्मदा को, यमुना, या फिर गोदावरी। तुम सिंपल ये समझ लो, अगर इस क्वेश्चन का तुम्हें आंसर नहीं भी पता है तो इस क्वेश्चन में समझ लो ऑड वन आउट का ये क्वेश्चन है, ऑड वन आउट का। तो विषम छोटो, तो विषम इसमें से कौन होगा, यमुना। क्यों, क्योंकि जो बाकी तीनों नदी हैं ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं, यानी पठारी है। जो पठार है इंडिया का, मैं इंडिया का एक बहुत ही अच्छा मैप बनाता हूँ, डरना नहीं देख के। ठीक है, ये देखो इंडिया का मैप। तो ये जो पोर्शन है ये कैसा है, पेनिनसुलर यानी पठारी क्षेत्र है। और ये जितनी भी रिवर्स है, कावेरी हो गई, चाहे गोदावरी हो गई, चाहे नर्मदा हो गई, ये तीनों नदी यहीं से इनका ओरिजिन होता है। यहाँ पे कहीं पे भी बर्फ़बारी होती है क्या, अब बताओ। यहाँ बर्फ़बारी होती है, बर्फ़बारी कहाँ होती है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, यानी कि हिमालयाज़ में। और यहीं से निकलती है यमुना। कौन से ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर। और कौन से रेंज है वो, बंदरपुंछ रेंज है यमुना जहाँ से निकलती है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और यमुना गंगा से कहाँ पे मिलती है, इसका संगम कहाँ होता है यमुना गंगा का, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित, चलो नर्मदा के रिगार्डिंग एक और फैक्ट आपको बता दूं, नर्मदा जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करंट मापने के लिए किया जाता है? फिजिक्स का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर करंट? हाइग्रोमीटर, अमीटर, पायरोमीटर या फिर वॉट मीटर? बताओ। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है, अमीटर। हाइग्रोमीटर से हम ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता को नापते हैं। पायरोमीटर से हम टेम्परेचर यानी कि ताप को नापते हैं। और अगर वॉट मीटर से बात करें तो वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की। तो इस वजह से हम पावर को यानी कि क्षमता को मापते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी। प्लासी के युद्ध, यहाँ पे प्लासी होगा, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया? डैश को बनाया गया। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द नवाब ऑफ बंगाल वॉज मेड ऑन, किसको बनाया गया था? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, अली वर्दी खान या फिर मीर जाफ़र? तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ कब? 1757 में हुआ ये, ठीक है। उस समय जो बंगाल का गवर्नर, जो बंगाल की राजगद्दी पे वहाँ जो एक तरह से बोल सकते किंग था, वो सिराजुद्दौला था। अब सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था मीर जाफ़र। तो जो है ब्रिटिशर्स ने क्या कहा मीर जाफ़र से कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, इसको मारते हैं मिल के, और तुमको हम जो राजगद्दी में बिठा देंगे, ठीक है, नवाब बना देंगे तुमको बंगाल को। पहला सिराजुद्दौला था। तो मीर जाफ़र इनके साथ मिल गया और सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसी को बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। इस वजह से बैटल ऑफ प्लासी के बाद कौन बनेगा? मीर जाफ़र बनेगा। इसके बाद इसका जो भतीजा होता है, यानी कि इसके भतीजा ही सिंपल, तो मीर कासिम वो बनता है, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए। और यहीं से कहीं ना कहीं कहा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे हिस्ट्री में ही, कि कौन सा ऐसा बैटल था जिस डिसाइसिव बैटल था जहाँ से एक तरह से ब्रिटिशर्स का स्वामित्व जो है स्थापित होना शुरू हो गया, तो उसको हम बैटल ऑफ प्लासी देते हैं। कभी कभी बक्सर भी आ जाता है, जो 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध, वो भी कभी कभी ऑप्शंस में हो जाता है। तो अगर प्लासी नहीं होगा तो बक्सर मारना है आपको। कुर्ग का कोडव समुदाय डैश त्यौहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है? तो कौन सा है? कैलीपॉद, मड़ाई, थाईपूसम या फिर भगोरिया? तो इसका जो सही आंसर है, पहले तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैलीपोद। इसका जो एक्चुअल मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ पे सी नहीं बल्कि के होगा, कैलीपोद, ठीक है। जल्दी जल्दी में यहाँ पे कुछ थोड़ा मिस्टेक भी हो गई है, मैंने पूरा पहले कॉपी में नोट करके इसको फिर टाइप करवाया है। तो कैलीपोद, इसका बड़े ध्यान से मतलब समझना, पूरा समझ जाओगे क्यों हथियारों की पूजा की जाती है। एक्चुअली नागालैंड में हथियारों को, आर्मरी को कैली बोलते हैं, और फेस्टिवल यानी त्यौहार को पौध बोलते हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब? हथियारों का त्यौहार यानी फेस्टिवल ऑफ वेपन्स भी इसको बोलते हैं। फेस्टिवल ऑफ वेपन्स आपसे पूछ सकता है कि इनमें से किसको बोलते हैं, तो कैली पौध, ठीक है। और कौन सी कम्युनिटी मनाती है इसको? कोडावा कम्युनिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? बताइए कौन सा अधिनियम था ये? आप हिंदी में देख लो ऑप्शंस, ठीक है। मैं चलो हिंदी में पढ़ देता हूँ। संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडम्पशन एक्ट या फिर भारतीय अनुबंध अधिनियम? 1878 में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लाया कौन था? लॉर्ड लिटन लाया था। क्यों लाया था? ताकि जो वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? वर्नाकुलर का मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस के जो न्यूज़पेपर थे उन पे प्रतिबंध लगाने के लिए एक्ट लाया था लिटन, ठीक है। और इसी खास बात ये है कि पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि चलो लिटन लाया था और हटाया किसने था, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो लिटन लाया था और इसको हटाया था लॉर्ड रिपन ने। कब हटाया था? 1882 में। अब मैं इसको खास बात बता देता हूँ आपको। खास बात ये है कि जब 1878 में आया ये, तो इसके तहत था क्या कि जो वर्नाकुलर यानी लोकल लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर थे उन पे प्रतिबंध लगना था। जो इंग्लिश न्यूज़पेपर थे इंग्लिश लैंग्वेज पे, उन पे नहीं लगना था। तो अमृत बाजार पत्रिका करके, अमृत बाजार पत्रिका का करके एक न्यूज़पेपर था जो कि शिशिर कुमार घोष का था। इन्होंने जो है रातों रात इसका जो लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश कर दिया तुरंत। तो आपसे कभी कभी पूछ लेता ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सॉल्ट प्लस वॉट डैश? तो जो है जिंक को हम अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक सॉल्ट प्लस क्या मिलेगा? आज ही पढ़ा है हमने, क्या मैश कॉन्सेप्ट पढ़ाया आज मैंने आपको? मैश, मैश में क्या पढ़ा? मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। अगला, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? हाउ मेनी कलर्स आर कंटेन इन सनलाइट? तो 7 कलर्स होते हैं, और इन 7 कलर्स को हम क्या बोलते हैं? विबग्योर, विबग्योर। और मैं क्यों इस फॉर्म में लिख रहा हूँ?
मैं पूरा तो इसमें आ भी नहीं पा रहा, मैं इसको अच्छे से पहले लिखता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपसे। वैसे तो इसको हम फिजिक्स से पढ़ेंगे, ये ऑर्डर होता है विब गिव, ऐसे इसको हम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के टर्म्स में ये लिखा हुआ है, या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अबाउट आरबीआई इज़ इनकरेक्ट। तो पहला है कि आरबीआई एक्ट जो है 1934 में बना, बिल्कुल सही है। आरबीआई स्टार्टेड ऑपरेशंस, यानी कि पूरे ऑपरेशंस इसने अपने 1935 में चालू कर दिए। ऑपरेशंस का मतलब है कारोबार, पूरा जो है काम हम 1935 में चालू कर दिया, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा चलो मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। हिंदी में भी यहाँ पे आपके लिए मैंने लिख रखा है क्योंकि इतना स्टूडेंट कमेंट करते हैं, तो इस बार मैंने सोचा कुछ भी हो जाए हिंदी में तो ज़रूर होगा। 1931 में भारतीय बैंकिंग जांच समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के भारत के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण के मुद्दे को हल किया। तो ये भी सही है, इसको हम इंग्लिश में भी एक बार आप देख सकते हो। ठीक है, 1931 द इंडियन बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी रिजॉल्व द इशू ऑफ द इंडियन रिजर्व बैंक्स विजन फॉर इंडिया सच एज द इंडियन रिजर्व बैंक रिवाइव्ड इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चौथा जरा ऑप्शन पढ़ते हैं, जो चौथा, क्योंकि हमारे तीनों सही हैं अभी तक। चौथा देखते हैं 1900, इसको इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। 1929 द हिल्लन यंग कमीशन recommended the dream of a deep bank known as the Indian Reserve Bank। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एक्चुअली इसे पूरा स्टेटमेंट गलत नहीं, इसका आधा पार्ट गलत है, आधा सही है। क्यों? क्योंकि हिल्टन यंग कमीशन ने बिल्कुल कहा था कि एक आरबीआई होना चाहिए, उसी के रिकमेंडेशन के तहत ही स्थापित हुआ था, लेकिन 1929 में नहीं बल्कि 1926 में कहा था। इस वजह से चौथा यहाँ पे स्टेटमेंट गलत होता है। अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 25वां नंबर। कामाख्या मंदिर जो है डैश में स्थित है। कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड इन डैश, गुवाहाटी, कोहिमा, अगरतला, फिर इम्फाल। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है कि कामाख्या मंदिर जो है कहाँ पे लोकेटेड है, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं जब अगला पेपर आपको कराऊंगा तब इसका आंसर जो है दूंगा। तो जितने भी मुझे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिले, मैंने पूरी कोशिश की कि एक जगह उनको संजो के पूरे इकट्ठा करके मैंने आपको बताया, ताकि आपको एक्चुअल क्वेश्चंस का अंदाज़ा लग सके। अब इससे आपने साइंस में भी क्वेश्चन देखे, जो अभी हमने 2 दिन जो है अपने लेक्चर्स किए, साइंस का एक लेक्चर किया, एक सोशल साइंस का, उससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले। पहला ही क्वेश्चन देखने को मिला फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फिर हमने मैश कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन देखा। तो अभी रुक जाइए, आप जब एक्चुअल पेपर देंगे ना, मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ कि 20+ स्कोर आना ही आना है आपका, चाहे वो साइंस हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो या जीके हो। ठीक है, जीके भी मैं अब जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, और आराम से हम 1 महीने में कर लेंगे। आराम से मेरा मतलब ये नहीं कि आप आराम से, आप भी आराम में हो जाइए। मुझे पता है कि कैसे मुझे अपने साइड से चीज़ों को लेकर चलना है, चाहे वो जीके हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।